Hello dear bankers, welcome back to EduTap under the Uday series. Uday meaning rise. So this series is perfect for those aspirants who are looking for a rise in their banking career. इस सीरीज में हम एक्सक्लूसिवली MCQs पर फोकस करेंगे जो कि आपकी IIBF मैकमिलन बुक में प्रोवाइडेड है सो दैट आपकी एग्जाम को लेकर एक टारगेटेड प्रैक्टिस और रिवीजन हो सके। आज हम AFM मॉड्यूल बी से रिलेटेड MCQs को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइडेड है। इस डॉक्यूमेंट को अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, अपनी डिटेल्स को फिल आउट कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट इस डॉक्यूमेंट को यूज कर अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा फ्रूटफुल बनाइए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा बैलेंस शीट इक्वेशन वाले चैप्टर से। सबसे पहले हम बैलेंस शीट इक्वेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू इक्विटी रिजल्ट्स इन। लोन को जब इक्विटी में कन्वर्ट करवाएंगे तो उससे क्या रिजल्ट आएगा। देखिए, जब लोन को आपने इक्विटी में कन्वर्ट करवाया, मतलब मैं मान लेती हूँ ये लोन नॉन करंट है। अगर लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करवाया तो मेरी नॉन करंट लायबिलिटी क्या हो गई, कम, और वहीं पर मेरी इक्विटी और यू कैन से जो मेरी कैपिटल है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, है ना। यही इंपैक्ट आएगा इसका। तो ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या है, चेंज इन बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एसेट्स का तो यहाँ पर कुछ भी रोल नहीं है। चेंज इन टोटल एसेट्स ओनली, बिल्कुल भी नहीं। चेंज इन टोटल लायबिलिटीज ओनली, नहीं। चेंज इन लायबिलिटीज बट टोटल लायबिलिटीज रिमेन द सेम। तो कहीं ना कहीं मेरे पास टोटल लायबिलिटीज क्या है, इन दोनों को प्लस कर ही आता है ना। तो मेरी टोटल लायबिलिटीज सेम रही, जबकि उसकी कॉम्पोजिशन में चेंज आ गया कि नॉन करंट लायबिलिटीज अब पहले से कम हो गई और इक्विटी मेरी अब पहले से ज्यादा हो गई। सो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट। अगर आपने क्रेडिट पर फिक्स्ड एसेट्स खरीदी हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। देखिए, अगर मैंने फिक्स्ड एसेट्स खरीदी हैं तो उसकी वजह से मेरी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, फर्स्ट इम्पैक्ट। सेकंड इम्पैक्ट, अगर मैंने क्रेडिट पर खरीदी हैं तो क्रेडिट पर खरीदने से मेरे जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिट पर खरीदने से जो मेरे क्रेडिटर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। यानी कि मेरी एसेट्स में भी चेंज आ रहा है और मेरी लाइबिलिटीज में भी चेंज आ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, चेंज इन बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 3, रीपेमेंट ऑफ लोन। अब अगर आपने लोन रीपे किया तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। लोन रीपे करने से नॉन करंट लायबिलिटीज कम हो जाएंगी, लोन रीपे करने से कैश बैलेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों में ही चेंज आएगा। तो इट ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब अगर गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट पर, तो अगर गुड्स सेल किए हैं तो स्टॉक कम हो जाना चाहिए मेरा, है ना। और क्रेडिट पर सेल्स किए हैं यानी कि डेटर्स का बैलेंस बढ़ जाना चाहिए। अब अगर मेरा स्टॉक कम हो गया है और डेटर्स का बैलेंस बढ़ गया है, मतलब मेरे टोटल एसेट्स तो एज इट इज है बट इंटरनल कॉम्पोजिशन में चेंज हुआ है। तो चेंज इन एसेट्स बट टोटल एसेट्स रिमेन द सेम, दिस वुड बी द आंसर फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। क्लियर, आगे चलते हैं। अब हमारे क्वेश्चंस प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है, एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड द बैलेंसेस ऑफ डैश आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, जब अकाउंटिंग ईयर एंड होता है तो हम क्या करते हैं, बैलेंसेस करते हैं, लेजर अकाउंट के बैलेंसेस निकालते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बैलेंसेस निकालते हैं। और लेजर अकाउंट में जितने मेरे पर्सनल अकाउंट होंगे और जितने मेरे रियल अकाउंट होंगे उनके बैलेंसेस कहाँ जाते हैं, यूजुअली उनके बैलेंसेस जाते हैं मैम बैलेंस शीट में, है ना। और जो मेरे पास नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंसेस कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब नॉमिनल अकाउंट का क्या मतलब है, नॉमिनल अकाउंट का मतलब है जो कि इनकम से रिलेटेड अकाउंट होंगे, एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट होंगे, है ना। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है, ऑल द लेजर अकाउंट्स, नो। ऑल द इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, यस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर,
पर्सनल और रियल अकाउंट के बैलेंसेस बैलेंस शीट में जाते हैं, वेयर एज नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। और नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस से क्या मतलब है, इनकम अकाउंट्स और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज यूज टू प्रोवाइड डिविडेंड। देखिए, डिविडेंड देने के लिए इनमें से कौन सा अकाउंट यूज किया जाएगा, तो जब भी हमें डिविडेंड प्रोवाइड करवाना है अपने शेयर होल्डर्स को, तो दैट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, है ना, वो प्रॉफिट बांटा गया है, वो प्रॉफिट डिवाइड किया गया है। तो डिविडेंड प्रोवाइड करवाना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू किया जाएगा। Question number 7, which one of the following entries in the ledger is made without any financial transaction? इनमें से कौन सी एंट्री ऐसी है जो कि फाइनेंशियल मतलब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के बिना ही लेजर में हो रही है। रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। गुड्स सेल किए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। डिस्काउंट मिला, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। बट डेप्रिसिएशन मेरी नॉन फाइनेंशियल, इसको मैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन बोलती हूँ, नॉन कैश एक्सपेंस होता है मेरे लिए क्या, डेप्रिसिएशन। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। For question number 8, which one of the following is correct about methods of valuation of क्लोजिंग स्टॉक्स परमिटेड बाय इंड एस। अब देखिए, पहले तो हम बात करते हैं इंड एस की। इंड एस कौन सा ऐसा इंड एस है दैट इज रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स, तो इंड एस 2 है, जो कि जिसका नाम क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, है ना। तो इन्वेंट्रीज के नाम से जो मेरा इंड एस 2 है दैट मेंशंस अबाउट क्लोजिंग स्टॉक। और इंड एस 2 दो ही मेथड्स को अप्रूव करता है, वन मेथड इज फीफो मेथड while the other method is weighted average method। फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड वेटेड एवरेज मेथड जहां पर आप वेट्स निकालकर फिर ट्रीटमेंट करते हो। तो आपका जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा। इट परमिट्स यूज ऑफ फीफो और वेटेड एवरेज मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो है उसको इंडियस जो है अप्रूव नहीं करता, उसको परमिट नहीं करता। For question number 9, a firm has received advance rent from a tenant for the month of April। अप्रैल के मंथ के लिए एक फर्म ने अपने टेनेंट से एडवांस में रेंट ले लिया। कब ले लिया, मार्च में ही ले लिया, है ना। Which of the following adjustment entries is correct while preparing the accounts of the year ending March? जब मार्च में मैं एंट्रीज पास करूंगी, जर्नल एंट्रीज पास करूंगी, तो कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री मुझे पास करनी पड़ेगी टू अकाउंट दिस एडवांस रेंट फ्रॉम द टेनेंट। देखिए, अब जो एडवांस रेंट रिसीव्ड है, मुझे पहले से रेंट रिसीव हो गया, अभी उसके अगेंस्ट उसको सर्विसेज नहीं मिली हैं टेनेंट को, तो दैट इज अ लायबिलिटी फॉर मी। ठीक है। और लाइबिलिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लाइबिलिटी का इंक्रीज क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। इसलिए जो मेरा रेंट एडवांस रेंट रिसीव्ड है उसे तो क्या किया जाएगा, उसे किया जाएगा क्रेडिट। और वहीं पर रेंट रिसीव हुआ है मुझे, है ना, इसी रेंट रिसीव का कुछ पार्ट एडवांस है जो कि मेरी लाइबिलिटी बढ़ा रहा है। तो वैसे तो रेंट रिसीव्ड इनकम है, तो इनकम को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। बट यहाँ पर इनकम को हम डेबिट करेंगे बिकॉज हम उसमें से ही अमाउंट को एडवांस में एडजस्ट कर रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पर इनकम के लिए रिवर्स एंट्री पास करेंगे, जिस वजह से हम रेंट रिसीव्ड अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आर यू एबल टू फॉलो इट, कि एडवांस रेंट रिसीव हुआ है, एडवांस अगर मुझे रेंट मिल रहा है पहले से, अभी उसके अगेंस्ट सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की गई हैं, तो दैट इज अ लाइबिलिटी, उसकी वजह से मेरे बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ रही है। लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो लाइबिलिटी का इंक्रीज हमेशा क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। ऑन द अदर हैंड जो रेंट रिसीव्ड अकाउंट है, ये बैलेंस जब कैश आया तो रेंट रिसीव्ड में ही रिकॉर्ड किया आपने। जो रेंट रिसीव्ड अकाउंट है उस पर्टिकुलर अकाउंट में से ही अमाउंट जो है वो एडवांस में हमने क्लासिफाई किया है। तो इस वजह से रेंट रिसीव्ड अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है, तो इनकम के लिए हम रिवर्स एंट्री पास करेंगे, इसलिए रेंट रिसीव्ड अकाउंट को यहाँ पर क्या करना पड़ा, हमें डेबिट करना पड़ा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 10,
कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का इनमें से कौन सा अब फीचर नहीं है। देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म है दैट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोग मिलकर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाते हैं, है ना। उसकी एक कॉमन सील होती है, परपीचुअल सक्सेशन होता है। परपीचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है कि कंपनी जो है वो चलती रहेगी, कंपनी की लाइफ इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स। साथ ही साथ जो है यहाँ पर डिस्टिंक्शन होगी बिटवीन ओनर्स एंड मैनेजमेंट। बिजनेस के ओनर्स कोई और लोग होंगे, क्योंकि बिजनेस ऑपरेशन बहुत बड़ा है, तो बिजनेस में पैसा कुछ और लोग लगाते हैं और जिनको हम ओनर्स बोलते हैं, और वेयर एज बिजनेस को संभालने वाले लोग कुछ और होते हैं जिन्हें हम मैनेजमेंट का नाम देते हैं, है ना। मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल दे हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो ये कुछ हमारे पास और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है कंपनी। तो ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं एक कंपनी के। तो अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा फीचर ऐसा है जो अब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कॉमन सील पहले हर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर लगाना ज़रूरी था एज पर कंपनीज एक्ट 1956, बट कंपनीज एक्ट 2013 में इसकी अब कंपल्शन नहीं है। अब कॉमन सील हर डॉक्यूमेंट पर लगाना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसका एग्जांपल है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी कंपनी का एग्जांपल है। स्टैट्यूटरी कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं, ऐसी कंपनीज दोज आर क्रिएटेड और यू कैन से फॉर्म्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा जब कंपनी कोई बनाई जाती है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के द्वारा अगर कोई कंपनी बनाई जाती है तो उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। फिर चार्टर्ड कंपनीज क्या है। चार्टर्ड कंपनीज देखिए ब्रिटिश एरा के टाइम की कंपनीज हैं, अब इनकी एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो चार्टर्ड कंपनी थी। ठीक है। प्राइवेट कंपनीज ऐसी कंपनीज जिनके अंदर जो प्राइवेट ओनरशिप है वो प्राइवेट लेवल पर होगी, जहां पर आप शेयर्स बाय नहीं कर सकते हो, जहां पर शेयर्स ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं, दैट इज अ प्राइवेट कंपनी। एंड वेयर एज होल्डिंग कंपनी क्या होगी, जैसे मान लीजिए दो कंपनीज हैं ए और बी। ए कंपनी ने अपने अंडर एक कंपनी ओपन करी बी, तो बी कंपनी ए के लिए क्या होगी, सब्सिडरी होगी। और ए कंपनी यहाँ पे इस केस में क्या होगी, होल्डिंग कंपनी होगी, पेरेंट कंपनी होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनीज क्या होती हैं, इन कंपनीज को होल्डिंग कंपनी बोला जाता है। आगे बात करते हैं कि कंपनी व्हेन कैन अ कंपनी इशू इक्विटी शेयर्स एट डिस्काउंट। इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पे कंपनी कब इशू कर सकती है। तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 54 बोलता है कि एक कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। अभी स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर्स को देती है फॉर देयर हार्ड वर्क, राइट। तो ये स्वेट इक्विटी शेयर्स जो हैं दे कैन बी इशूड एट डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये शेयर्स डिस्काउंट पर भी इशू किए जा सकते हैं और कंसिडरेशन अदर देन कैश पर भी इशू किए जा सकते हैं। कौन से शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पर जो है हमारे पास आ जाएगा इफ द इशू शेयर्स आर इशूड एज स्वेट इक्विटी, जो हमारे पास ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 13, अ कंपनी कैन फॉरफीट द शेयर्स ऑलरेडी इशूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरफीट। फॉरफीट का मतलब होता है शेयर्स को वापस ले लेना। जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो आपको शेयर्स को जब आप शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको उस पर पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, कंपनी यूजुअली जब फर्स्ट टाइम शेयर्स को इशू करती है तो उसको इंस्टॉलमेंट्स में आपसे वो फेस वैल्यू जो है वो डिमांड करती है शेयर्स की। तो अगर आप कंपनी की डिमांड पर कंपनी को पेमेंट नहीं कर पाते
इंस्टेड ऑफ रिमाइंडर्स आप पेमेंट नहीं कर पाते तो कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो कंपनी आपके शेयर्स को वापस ले लेती है, आपके शेयर्स को जब्त कर लेती है। तो उसे क्या बोला जाता है? उसे फॉरफीट बोला जाता है। ठीक है, तो कंपनी कब आपके शेयर्स को फॉरफीचर कर सकती है, कब आपके शेयर्स को फॉरफीट कर सकती है? जब शेयर होल्डर ड्यूज नहीं देगा अपने शेयर्स पर, जिन शेयर्स को उसने होल्ड कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following statement is correct about minimum paid up capital of the company? देखिए मिनिमम पेड अप कैपिटल का जो क्लॉज है ये कंपनीज एक्ट 1956 में गिवन था। कंपनीज एक्ट 2013 में इसका कोई भी मेंशन नहीं है। देयर इज नो मिनिमम पेड अप कैपिटल। तो हम कंपनीज एक्ट 2013 जो लेटेस्ट एक्ट है उसी को फॉलो करेंगे। तो आपका जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट होगा, दैट नो मिनिमम पेड अप कैपिटल इज prescribed under Companies Act 2013. Question number 15, which one of the following is not classified under intangible asset? तो intangible assets क्या है? Those assets which cannot be seen, touched और फेल्ट। ऐसी एसेट जिन्हें आप ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, ये सभी के सभी क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। तो ब्रांड ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट है। कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर तो यू कैन फील ना, तो हार्डवेयर जो है दैट इज अ टेंजिबल एसेट, नॉट इंटेंजिबल। माइनिंग राइट्स इंटेंजिबल है और गुडविल भी इंटेंजिबल है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, which one of the following is not in the list of statements which form a complete set of financial statements as per Ind AS 1? तो Ind AS 1 is related to presentation of, it is related to presentation of financial statements। ये AS कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करता है? तो इट टॉक्स अबाउट बैलेंस शीट, इट टॉक्स अबाउट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इट टॉक्स अबाउट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, नोट्स टू अकाउंट्स। उसके अलावा इट टॉक्स अबाउट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो ऑप्शन ढूंढ लेते हैं जो इनमें से नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, वो आपका राइट आंसर होगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, यस इट सपोर्ट्स, इट सेज कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एसेट्स, ऐसी कोई स्टेटमेंट की डिमांड नहीं है, ये है ये नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिक्वायर्ड कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, दिस इज आल्सो रिक्वायर्ड। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी ट्रेड रिसीवेबल्स आर रिक्वायर्ड टू बी सब क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है? ऐसे मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स से हमारा क्या मतलब है? जहां से आपके बिजनेस में पैसा आने वाला है, डेटर्स जो है और बिल्स रिसीवेबल आर टुगेदर अ पार्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स को में हम 3 कैटेगरीज बनाते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड एंड डाउटफुल। तो सिक्योर्ड, डाउटफुल, अनसिक्योर्ड, तो हमारे पास आंसर क्या होगा? लॉस, लॉस कोई भी कैटेगरी नहीं है ट्रेड रिसीवेबल के अंदर। Which one of the following entities is required to present consolidated financial statement as per Ind AS 110? Ind AS 110 किसके बारे में बात करता है? Ind AS 110 बात करता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। कौन सी कंपनीज, कौन सी एंटिटीज को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है? जिनके पास कंसोलिडेशन का कोई ऑप्शन होगा, मतलब जो पेरेंट होल्डिंग कंपनी होगी वही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, जिसमें वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलॉन्ग विद जो सब्सिडरी की इंफॉर्मेशन है उसको भी इंक्लूड करके चलेगी। तो एंटिटी दैट कंट्रोल्स वन और मोर देन एंटिटीज, जिसके पास कोई ऑप्शन है किसी और के अकाउंट्स को कंसोलिडेट करने का, होल्डिंग कंपनी कह सकते हो, पेरेंट कंपनी भी आप इसको कह सकते हो। Question number 19, in the prescribed format of the statement of profit and loss of a company, which one of the following items is not included? Statement of profit and loss का जो आप हमने फॉर्मेट पढ़ा था, उस फॉर्मेट में कौन सी आइटम इंक्लूड नहीं है? तो उसमें ईपीएस होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, प्रॉफिट लॉस ऑफ द पीरियड होता है, बट प्राइस अर्निंग रेशो उसमें नहीं होती है। सो आपका ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, operating activity for the purpose of preparing cash flow statement, which one of the following is considered as an operating activity? इनमें से कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंसिडर की जाती है? तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? जो रूटीन एक्टिविटीज हैं बिजनेस की, है ना, जो भी ट्रांजेक्शन्स रूटीन बेसिस पर की जाती हैं एक बिजनेस के द्वारा, तो उनको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड कर चलते हैं। तो मशीनरी एक्विजिशन करना, गुड्स को सेल करना, सॉरी परचेज करना, डिबेंचर्स इशू करना, या फिर रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। तो ना तो मशीनरी हर दिन एक्वायर होती है, ये वैसे भी कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि आप एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि ये रूटीन नेचर का काम है। डिबेंचर्स इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि आप फाइनेंस कर रहे हो, आप मनी एक्वायर कर रहे हो मार्केट से। और रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, इट इज अगेंस्ट अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चाहे आप
मनी एक्वायर कर रहे हो या आप रीपे कर रहे हो मार्केट में, दोनों ही चीज़ें जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्लूड की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 इज अबाउट फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इश्यूज आ जाएंगे, रिडम्पशन आ जाएंगी। रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट, ठीक है। इशू मतलब जब आपने पैसा मार्केट से लिया। इशू या रिडम्पशन ऑफ, चाहे आप कह लो शेयर्स, चाहे आप कह लो कोई भी नॉन करंट लायबिलिटी, आपने कोई लोन लिया है, डिबेंचर्स लिए हैं, सभी के इश्यूज और रिडम्पशन कहाँ आते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हैं। तो इशू ऑफ फ्रेश कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। Processing of goods, this is not a part of financing activity. Redemption of debentures, this is also a part of financing activity. And sale of manufactured goods, ये operating activity का part है। तो आपका इसके लिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए भी होगा और ऑप्शन सी भी होगा, दोनों ही ऑप्शंस आपके क्या होंगे इसमें? करेक्ट होंगे। क्लियर? 22 क्वेश्चन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? एक्टिविटीज रिलेटेड टू एसेट्स। आप एसेट्स को एक्वायर कर रहे हो, बाय कर रहे हो, और आप एसेट्स को सेल कर रहे हो। दोनों ही केसेस में जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है दैट इज कंसीडर्ड अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अगर बाय बैक ऑफ शेयर्स हुआ है, ये कौन सी एक्टिविटी होगी? ये तो फाइनेंसिंग होगी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, ये भी कौन सी एक्टिविटी होगी? ये भी फाइनेंसिंग होगी। गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ये कौन सी एक्टिविटी है? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और मशीनरी डिस्पोज हो रही है, यानी आपने मशीनरी को सेल करा है, एसेट को सेल करा है, तो आपका ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ फंड्स। इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ फंड है? मतलब कहाँ, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां से आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है। अगर आपकी फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो रही है, इज इट अ सोर्स ऑफ फंड? नो। अगर आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, इज इट अ सोर्स ऑफ फंड? नो। लेकिन अगर आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है ना। आपने या तो कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया है, या आपने उधार पे कुछ कहीं से कुछ पैसा लिया है, तो अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ फंड। कैपिटल में डिक्रीज होना भी सोर्स ऑफ फंड नहीं है, इट इज़ अ यूज ऑफ फंड, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। यूज ऑफ फंड का क्वेश्चन आ गया। यूज ऑफ फंड मतलब जहां पर आपका पैसा लग रहा है, जहां पर आपको पैसा देना पड़ रहा है। तो यूज ऑफ फंड्स में कैपिटल का इंक्रीज होना सोर्स ऑफ फंड है, क्योंकि पैसा बिजनेस में आ रहा है। करंट लायबिलिटी का इंक्रीज होना सोर्स ऑफ फंड है। लॉन्ग टर्म लोन्स का इंक्रीज होना सोर्स ऑफ फंड है। तो अगर रिसीवेबल्स में इंक्रीज होगा, दैट इज अ यूज ऑफ फंड, क्योंकि आप किसी को उधार पर सामान दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 25, बैंकिंग कंपनी के फाइनल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं अब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ सब्सिडरी बुक इन द बैंक्स। तो बैंक्स की सब्सिडरी बुक्स में कौन सी बुक्स आती हैं? पर्सनल लेजर आती हैं, उसके बाद रजिस्टर्स आते हैं, सेल्स रजिस्टर, बिल्स रजिस्टर जिसको हम बोल देते हैं, और कुछ अदर रजिस्टर्स जो हैं वो आते हैं। तो यहाँ से करंट अकाउंट लेजर सब्सिडरी बुक का पार्ट हो जाएगी, लोन लेजर पार्ट हो जाएगी, बिल डिस्काउंटेड परचेज लेजर पार्ट हो जाएगी, बट जनरल लेजर इज नॉट अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक, दैट इज अ सेपरेट काइंड ऑफ लेजर दैट एग्जिस्ट्स। Question number 26. Schedule 10 of the balance sheet of a bank provides the details of. तो Schedule 10 किसकी डिटेल्स प्रोवाइड करवाता है? Schedule 10 फिक्स्ड एसेट्स की डिटेल प्रोवाइड कराता है। वहीं पर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हमारी Schedule 8 में आ जाती हैं, अदर एसेट्स हमारी Schedule 11 में आ जाती हैं, और जो हमारी करंट एसेट्स है ये डायरेक्टली तो किसी शेड्यूल में मेंशन नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये 6 और 7 शेड्यूल में आएंगी। 6 शेड्यूल में जहाँ पर हम बात करते हैं कैश इन हैंड और बैलेंस विद आरबीआई, और शेड्यूल 7 जहाँ पर हम बात करते हैं बैलेंस विद द बैंक्स, ठीक है। तो हमारी करंट एसेट्स डायरेक्टली तो किसी शेड्यूल में मेंशन नहीं है, बट हाँ ऐसे अलग अलग तरीके से दो जगह पर मेंशन की गई हैं। इन्वेस्टमेंट्स के लिए शेड्यूल 8 रहेगा और अदर एसेट्स के लिए शेड्यूल 11 रहेगा, वेयर एज शेड्यूल 10 जो है दैट इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। नाउ इज रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड रेफर्स टू, कि अगर आपने बिल डिस्काउंट कराया उसके ऊपर जो रिबेट मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। बिकॉज आपने जैसे मान लीजिए एक कोई बिल था, मार्च 1 को इशू किया,
ठीक है, और वो 3 मंथ्स के लिए आपने बिल इशू किया था और आपने उसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। ठीक है, जब आपने उसको बैंक से 1 मार्च को ही डिस्काउंट करवा लिया, तो जब अकाउंट्स क्लोज होंगे 31 मार्च को, तब तक का कितना जो डिस्काउंट है इंक्लूडेड है 1 मंथ का, बाकी 2 मंथ्स का जो डिस्काउंट है वो तो नेक्स्ट ईयर में आएगा, तो दैट इज अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। तो क्योंकि वो अभी यूटिलाइज नहीं हुआ है, तो इसलिए रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट्स को हम किस कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। Question number 28, operating expenses shown in one of the schedules of profit and loss account of the bank do not include. Operating expenses में इनमें से कौन सा ऑप्शन इंक्लूड नहीं होगा? तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं है, अलग से एक सेपरेट हेड बनाकर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को शो किया जाता है, बिकॉज काफ़ी हैवी एक्सपेंडिचर होता है बैंक्स के अंदर इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में नहीं आता। Question number 29, interest earned by a bank is shown under which schedule of the profit and loss account? तो interest earned जो है वो आपका schedule 13 में आता है। Interest earned is a part of schedule 13, whereas schedule 14 में हमारे पास आ जाएंगी other incomes, schedule 15 में interest income, और शेड्यूल 16 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। क्लियर? तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा इंटरेस्ट अर्न, वो हमारा शेड्यूल 13 में रहता है। क्वेश्चन नंबर 30, इन अ कंप्यूटराइज कोर बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं। इन अ कंप्यूटराइज्ड बैंक वी शुड, कंप्यूटराइज बैंक में हमें क्या करना चाहिए? अपना पासवर्ड हर महीने बदलना चाहिए, अपना पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, नॉट अलाउ एनीवन टू यूजर्स कंप्यूटर एंड नन ऑफ द अबव। तो अपना पासवर्ड एट लीस्ट एक बार मंथ में ज़रूर चेंज करना चाहिए। 31, for the core banking system of a large bank which one of the following statements is true? किसी भी बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ईच ब्रांच हैज इट्स ओन सर्वर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द सर्वर ऑफ अदर ब्रांचेस, देयर इज ओनली वन पावरफुल सर्वर एट सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर, ईच ब्रांच हैज अ सर्वर कनेक्टेड टू द सर्वर एट सेंट्रलाइज्ड डाटा सेंटर एंड नन ऑफ द अबव। तो हर जो ब्रांच है उसका एक सर्वर सेंट्रलाइज्ड डाटा सेंटर के साथ कनेक्टेड है, दैट इज द true statement among these. Which one of the following is not amongst the benefit of core banking? core banking का इनमें से कौन सा benefit नहीं है? It support multi currency operations, this is a benefit. To 24/7 operations, this is also a benefit. It provides improved customer satisfaction, this is also a benefit. It increases bank's profit as customers are charged extra for core banking. No, ये हमारा बेनिफिट नहीं है, इससे रिलेटेड ऐसा कुछ भी हमारा कोर बैंकिंग से रिलेटेड बेनिफिट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऑप्शन डी आपका जो है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, Which one of the following statements is not correct regarding computerized accounting? इनमें से computerized accounting के regarding कौन से statement correct नहीं है? Business transactions are captured in the form of accounting entries. It offers benefit of speed and accuracy. Higher cost as compared to human labor is a disadvantage of it. एंड मोस्टली डिजिटल कंप्यूटर्स आर यूज इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, तो जो हायर कॉस्ट वाला पॉइंट है इट इज़ नॉट अ डिसएडवांटेज। कंप्यूटराइज बैंकिंग के रिगार्डिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के रिगार्डिंग बाकी सारी चीज़ें करेक्ट है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम कैप्चर कर लेते हैं, स्पीड एक्यूरेसी का बेनिफिट और डिजिटल कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंडर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग्स द डिसएडवांटेजेस? अब डिसएडवांटेजेस में नहीं है, मतलब बाकी सब डिसएडवांटेजेस है, एक डिसएडवांटेज नहीं है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ qualified staff for operations, costly computer peripherals and stationery, regular backup required, secrecy of customers transaction is lost। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज नॉट अ डिसएडवांटेज। बाकी सभी के सभी हमारे लिए क्या है, डिसएडवांटेजेस है। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एड्यूटैप ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं। आई विल गिव यू अ क्विक वॉक थ्रू ऑफ दोज कोर्सेज। फॉर दैट यू हैव टू विजिट योर ब्राउजर एंड टाइप edutap.co.in। कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, जैप कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने पर आपको जैप के सारे कोर्सेज विजिबल होंगे। जैप का मास्टर कोर्स, द फुल पैकेज कोर्स, जिसमें आप खुद को एनरोल कर लाइव क्लासेस, कंसेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, फॉर दैट आपको जैब की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी। और हमारा जैब का लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 लॉन्च हो चुका है। आप खुद को लाइव क्रैश कोर्स 4 में भी एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आप लाइव बेसिस पर अपने टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करके अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं और 60 कंसेप्ट क्लासेस में ही अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इसी सीरीज में आपको वीकली बेसिस पर मेंटर टॉक का ऑप्शन भी मिलता है, जहां पर आप अपने टीचर्स के साथ अपने डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए क्वेरी ले सकते हैं। क्लियर? और साथ ही साथ अगर आप किसी सब्जेक्ट के स्पेसिफिक कोर्स में जाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के स्पेसिफिक मास्टर कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर दिस कोर्सेज डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए। आज के लेक्चर में हमने मॉड्यूल बी के सभी क्वेश्चंस को, एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, जो कि हमारी आईआईबीएफ की मैकमिलन बुक में प्रोवाइडेड है। सो आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और यू कैन इवन कॉल अस और ईमेल अस एट hello@edutab.co.in। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।